बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना ज़ाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से हूं। कनेक्टेड पाकिस्तान के फार्म से आज हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं। आज एक ऐसा यंग टैलेंट हमारे साथ मौजूद है कि जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, जिनका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा स्किल्स वाले। ये मेरी खुशकिस्मती ये है कि ये मेरे दोस्त भी हैं। मेरी इनकी पहली मुलाकात स्कर्दू में हुई और उसके बाद दूसरी मुलाकात रावलपिंडी में हुई, रिजवान फैक्ट्री वाला साहब के पास जब मैं मौजूद था, बिजनेस टॉक्स रावलपिंडी में। उसके अलावा इनके साथ उठने बैठने का, खाने पीने का भी मुझे मौका मिला और इनकी शख्सियत से मैं बड़ा मुतासिर हूँ माशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा स्किल्स इनको आते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी काफ़ी इल्म रखते हैं। और सर रेहान अल्लाह साहब की मोहब्बत ने ये जब हम स्कर्दू गए तो ये वहाँ तक पहुँच के, तो इन्हें मैंने ही लोकेशन भेजी, रास्ता बताया और ये मुझ तक पहुँचे, हम तक। और बड़ी मोहब्बत वाले, प्यार वाले इंसान हैं। तो आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से स्किल्स ये इनको आते हैं और हमारी नौजवान नस्ल के लिए ये कौन कौन से स्किल्स हैं जिनको ये इंटरनेट का शायद थोड़ा सा। दिस लाइव इंटरव्यू सीरीज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, द पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तान। जी मुस्तफ़ा भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। सही। तो बिला किसी तखीर के अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और उनसे वो सब कुछ जो हमें जानना चाहिए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप राना साहब कैसे हैं? ठीक हैं? सेहत वेत कैसी है आपकी? जी राना साहब सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा भाई, मैं खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। इंटरनेट का इशू है, पता नहीं मेरी तरफ से है कि आपकी तरफ से। मुझे लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से हो सकता है। तो क्योंकि मैं तो इधर टावर के बिल्कुल करीब आके बैठा हूँ, इसीलिए कि आपसे बात हो सके रवानगी से। आ, इंटरनेट का मसला आ रहा है हमारे साथ, इंशाल्लाह दोबारा कनेक्ट होने वाले हैं। कर रहे चल तो रहा है लेकिन जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी, नेट का कोई इशू है, अल्लाह खैर करे, अब खैरियत से हो जाए इंटरव्यू। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं। आप कहाँ से हैं और इस वक्त कहाँ हैं, और आपका नाम? अच्छा जी, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और मेरा ताल्लुक बेसिकली अटक से है। और अभी मैं फ़िलहाल जो हूँ बिज़नेस टॉक्स रावलपिंडी में हूँ। यहाँ पे बिज़नेस टॉक्स सेंटर रावलपिंडी में हूँ। तो मैंने मतलब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की हुई है एवियोनिक्स में। तो उसके अलावा जो मेरी मतलब स्किल्स हैं, तो जैसे ही मैं इंजीनियरिंग से फ़ारिग हुआ तो तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि स्किल्स होना आपके पास ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है?
कि अगर आप किसी के जब तक काम नहीं आ सकते ना, तो तब तक आपका किसी मतलब डिग्री होने का एक फ़ायदा नहीं है मेरी नज़र में। ये मेरी मतलब राय है कि आप अगर कहीं पे भी काम पे जाते हैं, तो जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी, तो किसी को आप कोई आउटपुट मतलब जनरेट करके नहीं दे सकते, तो तब तक आपकी वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू आपकी तभी कंसिडर होगी कि अगले बंदे को भी लगेगा कि ये जो बंदा है, इसके पास वाकई में मतलब कुछ हुनर है और ये मुझको मतलब एक आउटपुट दे सकता है अगर मैं इसको अपने पास रखूं तो इसी तरीके से फिर जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, तो फिर मैंने आज़ाद चाय वाला से मीरपुर में जाके वहाँ से वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया। तो वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया। वीडियो सीखने के बाद कुछ टाइम बाद मतलब साथ ही मैंने स्टार्ट कर दिया थोड़ा बहुत मतलब फ़ोटोशॉप वगैरह भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो डेली जो होता है ना, जब भी आप कोई काम करते हैं तो थोड़ा मतलब आप चीज़ सीखते हैं। डेली कोई एक आध वीडियो नई देख ली जिसमें कोई नई ट्रिक्स बताई गई हों। तो होता ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो छोटी-छोटी आप मतलब चीज़ें डेली सीख के ना, तो एक आप जब पहले का और बाद का एक मुवाज़ना करते हैं 6 महीनों बाद, साल बाद, तो आपको एक मतलब बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है कि यार हाँ, वाक़ई में अभी मतलब मैंने ये चीज़ें इतनी सीख ली हैं। लेकिन इंसान को खुद इस फ़ील नहीं होता क्योंकि डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीख रहा होता है। तो उसके अलावा फ़ेसबुक जो एड्स है, तो उसपे मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। तो ये बेसिक जो 3 चीज़ें हैं, प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर पे मतलब वीडियो एडिटिंग, फ़ोटोशॉप और फ़ेसबुक एड्स, इन 3 चीज़ों पे मतलब मैंने डिजिटली काम किया है। सही, ज़बरदस्त हो गया मुस्तफ़ा भाई, काफ़ी अच्छे अंदाज में आपने बयान किया। आप हमें ये बताएं कि आप जब हम स्कर्दू में थे, सर रेहान अल्लाहवाला साहब से मुलाकात के इश्तियाक में आप उधर पहुंचे, हम तक पहुंचे, तो वो कैसे पहुंचे और उनसे मिलके आपको कैसा लगा? अच्छा, बात इस तरीके से होती है ना कि जब भी आजकल मतलब इंटरनेट का ज़माना है, तो आप किसी भी बंदे को देखते हैं, तो जो बंदा आपको अच्छा लगता है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, हर बंदे के एक अपना इंटरेस्ट होता है, तो वो उस अपने सही। इंटरेस्ट के मुताबिक वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो जी वीडियोस जी। जब आप देखना शुरू कर देते हैं और फ़ेसबुक भी आपको दोबारा वही उन्हीं की वीडियोस रिकमेंड करना शुरू कर देता है। तो सर रेहान अल्लाह वाले की भी वीडियोस मैं जो है वो डेली बेसिस पे ना कुछ ना कुछ मतलब देखा करता था। हम्म। और एक ये चीज़ थी कि शौक भी था कि मिलने का, कि मतलब सर रेहान अल्लाह वाला से मिलूँ। और कुछ होते हैं ना कि चीज़ें जब कोई बंदा आपको गाइड कर रहा होता है, तो आप कि मतलब वो डायरेक्ट सवालों के जवाब नहीं दे सकता, ठीक है? और आपका वैसे उनके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं होता कि वो आपसे मतलब आपको जवाब दें। तो वैसे मैंने एक दफ़ा सोचा था, क्योंकि जब मैं कराची में भी था, तो तब भी सर रेहान अल्लाह वाला तो वहीं के थे, वहीं पे हैं, मतलब पहले थे। तो काफ़ी दफ़ा मुलाकात का वहाँ पे मैंने सोचा था, लेकिन ये था कि मुझे पता चला था कि मतलब वो नहीं मिलते, और मतलब उन्होंने एक मतलब मिलने का एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि वो एक जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, इतने फ्रेंड्स होने चाहिए, हम्म। और मतलब वो सारी आपको पता है। तो वो था, तो फिर मैंने मतलब उससे भी नहीं किया, वहाँ पे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन जब मैं स्कर्दू गया हुआ था, तो वहाँ पे एक दिन मैंने हम लोग क्योंकि घूमने-फिरने गए हुए थे, तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि उनकी पोस्ट फ़ेसबुक पे लगी कि वो वहाँ पे आ रहे हैं और उनका कोई मीटअप वग़ैरह है किसी मदरसे वग़ैरह में। तो मैंने फिर अपना प्लान वग़ैरह कैंसल किया। उस दिन हमने मतलब जाना था, तो हमने वो प्लान कैंसल किया और मैंने फिर मतलब राब्ता किया। उन्होंने एक जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था उस पे, और वो शायद मतलब आप उस टाइम यूज़ कर रहे थे नंबर। तो इस तरीके जी से मतलब मेरी आपसे बात हुई, और व्हाट्सएप पे मैंने लोकेशन वग़ैरह माँगी, उन्होंने मुझे दी, और फिर मैं गया, तो उनसे मिला। तो यही होती है कि जो उस बंदे को ना आप वैसे देख रहे होते हैं,
ऑफ द मतलब कैमरे पे, वैसे मोबाइल पे, तो एक होता है कि उनसे मिलने का शौक होता है। तो जब आप मिलते हैं तो आप, ये तो होता है कि आपके जो मेंटोर होता है ना, मतलब आप जिससे सीखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिल के क्लियर होती हैं। आप अपने मतलब सवालात रखते हैं, वो आपको जवाबात देते हैं। और सर रेहान अल्लाह वाला से मैंने मतलब मिल के मतलब खाना भी इनके साथ खाया, तो बड़ी खुशी हुई कि मतलब वो बड़े मतलब जिस तरीके से एक लगता है, मतलब वैसे नहीं है कि मतलब थोड़े सख्त हैं या इस तरीके से नहीं है, बहुत ही मतलब आजिज और बहुत खुल के बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम्म। हाँ बिल्कुल, सही मुस्तफ़ा भाई, ज़बरदस्त हो गया ना। अब आप हमें ये बताएं कि आप माशाल्लाह, तो हो गया, सर से मुलाकात भी हो गई। साथ ही एक सवाल पूछ ही लेता हूँ आपसे। आप ये बताएं कि राना तुर्की वाला से भी आपकी मुलाकात हुई, आपने राना तुर्की वाला को कैसा पाया? राना तुर्की वाला को कैसा पाया? राना तुर्की वाला का तो ये है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, कोई वो नहीं रखते कि जो बात होती है खुल के मुंह पे बोल देते हैं, और अच्छे इंसान है। इसके अलावा मैं क्या। जी बहुत शुक्रिया, मेरे लिए एनफ फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी है आप जैसी शख्सियत माशाल्लाह मेरे मतलब कोई अच्छे ख्यालात रखते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा। अच्छा, आगे आप हमें ये बताएं कि आप फिर कर रहने वाले, और इस वक्त आप बिजनेस स्टॉक्स रावलपिंडी में मौजूद हैं। तो इस तरफ आने से पहले मैं आपसे, एक और सवाल है मेरा, इसी सवाल में से निकला है कि आप शाहिद हुसैन जोया साहब से भी मिले, वो कैसे मिले, और रिजवान फैक्ट्री वाला साहब के साथ किस तरह आपके कांटेक्ट जो है ना बने? अच्छा, शाहिद हुसैन जोया साहब से तो मैं तकरीबन 1 साल हो गया। मतलब पिछले नवंबर में मेरी उनसे बात हुई थी फेसबुक पे। तो उनसे जब मेरी पिछले नवंबर में बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था, अपने मतलब जो खानेवाल सेंटर है वहाँ पे। और वहाँ पे उनका स्टाफ वगैरह था, तो उसको उन्होंने मतलब जो स्किल मुझे आती थी वीडियो एडिटिंग, तो उनका मतलब ये दिल था कि मैं उनको, उनके जो स्टाफ है उसको भी ये चीज़ सिखाऊं। तो फिर उस सिलसिले में मैं गया था, और तकरीबन 2 हफ्ते एक दफ़ा उनके पास रहा था। फिर उसके अलावा 1 हफ्ता बाद में भी गया था उनके पास, वहीं पे खाने वाल में रहा था। तो उनसे बस मुलाकात यही हुई, और फिर ये था कि उनसे एक बातचीत का या वो सारे जो सिलसिले थे वो दोबारा चलते रहे, मतलब ख़त्म नहीं हुआ। जब एक राब्ता बना तो वो ख़त्म नहीं हुआ, चलते चलते। तो फिर इसी तरीके से रिजवान भाई से बात हुई, वो भी वहाँ पे थे खानेवाल सेंटर में। तो उनसे बात हुई, उनसे मतलब पहले भी मैं गायब बगायब बातचीत होती रहती थी। और जब फिर उन्होंने यहाँ का सेंटर बनाया, ये रावलपिंडी बिजनेस स्टॉक सेंटर बनाया, तो यहाँ पे उनको ये था कि उन अपनी गैर मौजूदगी में उन्हें चाहिए था कि कोई बंदा, मतलब उनकी फ्रेंड लिस्ट में एक मैं ही था। और भी लोग होंगे, लेकिन मतलब यहाँ का पिंडी का ना जो बंदा रहने वाला भी पहले से इधर रह भी रहा हो, और मतलब उनकी गैर मौजूदगी में ये सेंटर वगैरह जो है वो चला सके। तो फिर मैं, मेरा उनसे बातचीत वगैरह हुई, और इसी सिलसिले में मैं अभी यहाँ पे हूँ उनकी गैर मौजूदगी में। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेंटर की वो मैं ही देखता हूँ। आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही राणा साहब। जी वो ज़रा गाड़ी गुजर रही थी, मैंने कहा वो गुजर ही जाए। मेरा सवाल ये है अगला आपसे, बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो आप ये बताएं कि रावलपिंडी सेंटर में आपकी अब क्या जिम्मेदारियां हैं, और किस तरह आप सेंटर को देख रहे हैं? अच्छा, ये है कि पहले तो यहाँ का जो सेंटर है यहाँ पे रिजवान भाई ने इसलिए बनाया था
कि जो दूर दराज से लोग आते थे, सवात वगैरह से, कश्मीर से, स्कर्दू वगैरह से, मतलब पहाड़ी एरियो से आते थे, या इस्लामाबाद रावलपिंडी से जो लोग आते थे, तो उनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था खाने वाले के लिए। तो अब ये है कि वो हम्म। लोग सिर्फ इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं, और यहाँ पे इसलिए इन्होंने सेंटर खोला है ताकि उनको एक सहूलत दी जा सके। तो यहाँ पे ये है कि जो अपॉर्चुनिटी या जो चीज़ें वहाँ पर हैं खानेवाल में या दूसरे सेंटर पे बिजनेस टॉक्स के, तमाम मशीनरी यहाँ पर अवेलेबल है। कोई भी बंदा आता है उसको मतलब हर तरह से गाइड किया जाता है। कोई अगर बंदा है वो चाहे 20,000 से कोई चीज़ मतलब काम स्टार्ट करना चाहता है, लाख से 10 लाख से, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि एक कमरे की फैक्ट्री वाला, तो उसको फुल गाइड किया जाता हम्म। है कि एक कमरे की फैक्ट्री आप कैसे लगा सकते हैं, मतलब ट्रेडमार्क आप कहाँ से रजिस्टर करेंगे, स्टिकर्स आपको मतलब कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, उसके अलावा मशीनरी वगैरह जो है वो आपको कैसे मिले, मतलब कहाँ से मिलेगी, यहाँ पर अवेलेबल है, वो चेक करते हैं मशीनरी, बाकायदा ट्रेनिंग होती है जुम्मे को, वो चीज़ें को करके दिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकली भी मार्केटिंग भी सिखाई जाती है कि एक चीज़ अगर आप बनाते हैं उसको बेचना भी है, तो बेचने का भी तरीका सिखाया जाता है, उस पर बाकायदा एक क्लास होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कि हम यहाँ पे कोई बंदा आता है बिल्कुल समझें कि A to Z तमाम चीज़ें कवर करते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पे हम ना उसका साथ छोड़ देते हो। तो मतलब कोई चीज़ भी जहाँ पर भी उसको किसी किस्म की हेल्प ज़रूरत होती है और या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो तमाम चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। सही, ज़बरदस्त हो गया। आप माशाल्लाह 10,000 से लेके 10 लाख तक कारोबार करवाते हैं। अब एक अहम सवाल और है, और देखने सुनने वाले हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ये जानना चाहेंगे कि 10,000 से लेके 10 लाख तक, अगर किसी के पास अमाउंट थोड़ी है, 10,000 तो इंतहाई थोड़ी है, 20,000, 30, 50, तो 1 लाख, इसके अंदर अंदर आप किस तरह का काम शुरू करवा सकते हैं, या किस तरह का इंसान काम शुरू कर सकता है? अच्छा, उसमें ये है कि अभी जिस तरह अगर किसी के पास 20-30 हज़ार भी हैं, तो इधर एक है सर्फ का, हमने मतलब अपने नाम पे है, ब्रांडी के नाम से ट्रेडमार्क हम्म। रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो उसके जो पाउचेस होते हैं वो बिल्कुल मतलब थोड़ी सी अमाउंट के साथ 700 से 750 750 तक पर केजी के हिसाब से वो मिल जाते हैं। तो वो हम देते हैं कि यार आप हमारे नाम से, बेशक शुरू में आपके पास अमाउंट कम है तो आप ट्रेडमार्क ना रजिस्टर कराएं, आप हमारे नाम से लेकर चलें। तो असल में ये चीज़ होता है कि बहुत कम बजट में भी ना, तो किसी को लगता नहीं है कि जब आप अपनी अगर चीज़ मार्केट में बेचने जाएं, तो आपकी प्रोडक्ट में कहीं पे कोई कमी नहीं होती, कि आप वो बिल्कुल ऐसी पैकिंग होती है कि जैसे बहुत महंगे ब्रांड्स की पैकिंग होती है, अच्छे वाली पैकिंग होती है, उसमें कहीं पे ऐसे नहीं होता कि उस चीज़ को आप कहीं और मतलब इस्तेमाल ना कर सकें, या मतलब बड़े स्टोर्स पे वहाँ पे जाके आप सेल ना कर सकें। तो इस तरीके कार में वो 2 से 3 या 4 किलो वो लेकर पैकेट और खुद से सर्फ बना के फ़ॉर्मूलेशन वग़ैरह देते हैं। एक सीलर मिलता है 15,000 का, उसमें ये चीज़ें पैक करके वो दे सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ बेच सकते हैं। जी, गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है आवाज़ आपकी। सही। उसके अलावा जो ठीक है, मिसाला ब्रांडी जात के होते हवाले से आप बता रहे थे, आपने बता दिया। अच्छा। हम्म। इसके अलावा जो मिसाला जात होते हैं ना, तो उनकी भी मतलब 14,000 में आपको जो होते हैं उसके पाउच बहुत ही अच्छे किस्म के फूड जी। ग्रेड पाउच आपको मिल जाते हैं, और 1,000 पाउच आपको मिल जाते हैं। आप शुरू में मतलब एक सीलर लेके कोई भी मिसाले जिस तरह बाजार से मिल जाते हैं, धनिए का पाउडर हो गया, सुर्ख मिर्चों का हो गया, नमक वगैरह का, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मिसाला जात हैं, कोई भी जो पिसे हुए मिलते हैं, उनको उसमें पैक करके
सीलर की मदद से आप ये भी 30,000 में अपना काम शुरू कर सकते हैं। और हमारा ये फोकस यही होता है कि कोई ना अगर 30,000 से चाहे शुरू करे, चाहे मतलब 50,000 से अगर कम अमाउंट में भी शुरू करता है, तो उसकी प्रोडक्ट में जो होती है वो क्वालिटी भी होती है, और उसकी पैकिंग से भी कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि यार इसने काम बहुत थोड़े से शुरू किया है। जी मुस्तफ़ा भाई, कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है? जी जी, आपकी आवाज़ आ जी। अच्छा, तो अब प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप हमारे जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान हैं, जो कि तलीमी याफ्ता होने के साथ साथ ये भी गिला करते नजर आते हैं कि जी करने को कुछ नहीं, हमें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। तो सरकारी नौकरी की तरफ बड़ा फोकस होता है हमारा, अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। अब उनके लिए आप कोई बताएं कि उनको कौन सी स्किल्स सीखने की ज़रूरत है ताकि सरकारी नौकरी की जो ख्वाहिश है ये हमारे जहन से निकले, और कौन से स्किल्स इस दौर में ज़रूरी हैं जो दौरे हाजिर में हमें और हमारे नौजवानों को सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, इस पे ये चीज़ नहीं होती कि किसी को ये बताया जाए कि कौन सी स्किल सीखी जाए, ठीक है? हम्म। या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये चीज़ पूछते हैं कि हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, किसमें मतलब पैसा ज़्यादा है, या कौन सा काम ज़्यादा अच्छा रहेगा, या किसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों का ना एक जवाब है कि आपका जिस काम में शौक है, ठीक है? हम्म। आप वो काम करें, और उसको प्रैक्टिस आपकी उसमें इतनी बेहतर होनी चाहिए कि उससे बेहतर मतलब आपको कोई और बंदा करता हुआ वो चीज़ ना मिले, ठीक है? तो आपकी वाह ऑलरेडी जी वाह। मतलब जो भी स्किल होगी आपकी, उसमें काफ़ी मतलब डिमांड बढ़ जाएगी आपकी। इसमें अब बहुत से लोग होते हैं जिनको शौक का नहीं पता चलता कि यार हमारा शौक एक्चुअल में है क्या। तो इसी हम्म। सिलसिले में ना मैंने सर रेहान की एक वीडियो देखी थी, काफी टाइम पहले, पुरानी वीडियो है बहुत। तो उसमें वो हम्म। ये बताते हैं कि हर बंदा जो है, जो लड़का मतलब मैट्रिक से पास आउट होता है, तो उसको हम्म। चाहिए कि वो ना इंटर्नशिप करे, किसी के साथ फ्री में जाके काम करे, ठीक है? अब अच्छा। उसका शौक है ऑनलाइन करने का, शौक है जाके फिजिकली किसी के पास जाके काम सीखने का। तो मतलब 1 साल उनका ये फ़ॉर्मूला था, और मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आई थी कि एक अपने ना शौक को पहचानने के लिए कि हम्म। महीना डेढ़ एक जगह लगाया, दूसरी जगह, तीसरी जगह, इसलिए जब साल खत्म होगा तो वो 10-12 जगह से कम सारी चीज़ें सीख चुका होगा। तो अब उसको हर एक चीज़ के प्रो और कॉन्स जो है ना, वो सारे समझ में आ चुके होंगे। तो फिर उसको लिए बहुत मतलब अच्छा होगा कि अपनी एक मतलब जो फ़ील्ड है, या मतलब जो स्किल है, वो तलाश करने में उसको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि यार मैंने ये वाला काम जो है वो करना है, ठीक है? तो ठीक। फिर उसका मतलब उसको अपना जो शौक है या अपना टैलेंट है वो पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ में जो है बेस्ट कर सकता हूँ। तो जब उसको इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि मेरी मतलब इस फ़ील्ड को मैं आगे लेके जा सकता हूँ और ये मतलब आगे बेस्ट रहेगी, तो फिर उस पे मतलब मेहनत करना स्टार्ट कर दें। और अगर किसी स्किल पे ना आप साल डेढ़ साल भी लगाते हैं, और आप इस तरह सीखते हैं कि आपका हर आने वाला जो दिन होता है वो पहले से बेहतर हो, हर रोज कोई बहुत ही छोटी सी आप चीज सीखें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 10-10 12-12 घंटे काम करें। आप सिर्फ 1 घंटा हम्म। उसमें से एक ऐसा दें जो आप क्रिएटिविटी को दें, ठीक है? और क्रिएटिविटी जबरदस्त। को दें, और कोई एक नई चीज सीखें, उसमें कोई ना चीज ऐड करें। तो जब आप ये करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप बहुत बेहतर हो जाएंगे उस स्किल में। और इस वजह से फिर जब आप बहुत बेहतर हो जाते हैं ना, तो फिर कमाने के गुर आपको खुद पता चल जाते हैं।
ठीक है, आपको जब मार्केट में सही। आप जाते हैं खुद, तो कमाने के गुर आपको फिर खुद पता चल जाते हैं कि मैंने कौन कौन से मतलब ऐसे एंगल्स हैं जहां से मैंने कमाना है, किस रास्ते से मुझे पैसा आ सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं कि जो नौजवान हैं तालीम की कमी का शिकार हैं, वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से किस तरह अपने यानी कि किस तरह ये कर सकते हैं वो? अच्छा, एक ये चीज़ भी है कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं ना जिनके पास तालीम की कमी है, या मतलब उनको हेजिटेशन होती है कि ऑनलाइन कोई भी काम करने में, या उनको मतलब एक अंदर से बिलीव नहीं आता कि यार मतलब वाकई में मैं ऑनलाइन भी कोई पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, तो उनके लिए ये है, या कोई ऑनलाइन नहीं करना चाहता, तो अभी अगर हम एक परसेंटेज निकालें कि कितने परसेंट हमारे पास लोग हैं जो ऑनलाइन कमा रहे हैं और कितने परसेंट ऑफलाइन कमा रहे हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनको सीखा जा सकता है और उन पे काम किया जा सकता है। ठीक है, अब उसमें ये है कि और कोई आपको लंबा चौड़ा टाइम भी नहीं रिक्वायर्ड होता। आपको 2 से 3 महीने आप किसी के साथ अगर फ्री में भी जाके काम करें, तो आप मतलब किसी पिज़्ज़े वाले के पास जाके पिज़्ज़ा बनाना सीख लें। ठीक है, कोई और वन डिश, कोई भी आप मतलब फूड आइटम में कोई भी एक डिश जो आपको अच्छी लगती है, वो आप बनाना, बिरयानी, कोई ऐसी चीज़ बनाना सीख लें। और बहुत सी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप वो काम सीख जाते हैं। जो सबसे मेन स्किल है वो है बेचना, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो जब आपकी वो सही हो जाती है ना, तो उसके बाद कोई पीछे वजह नहीं रह जाती आपकी पैसा कमाने की। आप जिस फील्ड में भी हाथ डालते हैं, तो आपको बस उसमें थोड़ी-सी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर तो आप खुद ही उसमें मतलब सर्वाइव कर जाते हैं। सही, माशाल्लाह मुस्तफ़ा भाई। एक चीज़ बेचना, ये बेचने में मार्केटिंग के हवाले से अगर कोई आप हमें को टिप्स दें, क्योंकि ज़्यादातर नौजवान, मैं अपने समेत बात कर रहा हूँ, बेचने के हवाले से हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब बेचने की बात आती है तो फ़ौरन घबराहट का शिकार हो जाते हैं। ये क्यों है, और ये अपनी जो कमी है नौजवानों में, ये इसको किस तरह दूर किया जाए? अच्छा, जब भी ना आप कोई भी चीज़ बेचने जाते हैं, तो सबसे एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप ना मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। ठीक है, उसका वजह ये है कि आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, आपको समझना ये होता है कि आप जो चीज़ किसी आपके पास मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट है, आप जब उसको किसी दुकानदार को ही सेल करने जा रहे हैं ना, तो दुकानदार को जब चीज़ आप सेल करने जा रहे हैं, तो दुकानदार उसमें से मिसाल के तौर पे 100 खामियाँ निकालेगा। ठीक है, वो बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, इसमें ये कमी है, ये कमी है। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, और मतलब लोग जो होता है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए कि यार मैंने इस प्रोडक्ट को सर्च करने पे इतना टाइम लगाया, इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट की, ये मैंने एक प्रोडक्ट मतलब बनाई, अब जब मार्केट में बेचने का टाइम आया है, तो मिसाल के तौर पे हर बंदा इसमें से खामियां निकाल रहा है। तो वजह यही होती है कि आपने ये समझना है कि अगर कोई आप प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हैं, तो वो क्यों मतलब लोग उसमें खामियां निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर बेचने को आप आए तो आप मट्टी भी बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मिसाल के तौर पे अगर मान लिया कि आपकी प्रोडक्ट में कोई नुक्स भी हैं, ठीक है, अगर नुक्स भी हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मार्केट में नहीं बिकती। कोई सस्ते दाम में बिकेगी, कोई महंगे दाम बिकेगी। ठीक है, और दुकानदार भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो सारे दुकानदार हैं वो ब्रांडेड चीजें बेचेंगे या ब्रांडेड चीजें लें, मतलब किसी से लेकर वही बेचेंगे, ऐसा नहीं है। हमारी पॉपुलेशन में लोग सस्ती चीजें भी लेते हैं। ठीक है, मसला ये आता है कि दुकानदार जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसमें जब खामियां निकालता है, तो उसकी एक वजह होती है कि वो आपसे ना कीमत कम करवाना चाह रहा होता है, वो अपना मार्जिन बढ़ाना चाह रहा होता है। तो चाहे वो जहाँ पे भी बेचने जाए, ठीक है, कोई बंदा तो दुकानदार को बेचे, किसी भी और जगह पे बेचे, तो वही होता है कि जो लोग खामियां निकालते हैं, तो उससे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और मुस्तकिल मिजाज नहीं रह सकते। तो जब उनको समझ आ जाती है ना कि ये प्राइस कम करवाने के चक्कर में ये चीज में से खामियां निकाल रहे हैं, क्योंकि लास्ट में वो यही बोलते हैं कि अच्छा आप बताएं इसका रेट,
अब आपके माइंड में एक होता है कि यार मेरी चीज में 10 खामियां हैं, 20 खामियां हैं, तो मैं इस चीज को मतलब रेट, पहले आप डिमोटिवेट हो चुके होते हैं, आप कम से कम उसको रेट दे जाते हैं, और उसका ये एक मतलब टूल होता है जो वो आप पे आजमाता है, और मतलब फाइनली मतलब आपसे कीमत, कम से कम कीमत में चीज परचेज कर लेता है। असल में जो बचत होती है ना, वो मेन खरीदारी में ही होती है, और वो ये चाहता है कि यार मैं कम से कम कीमत लगाऊं इस चीज की। तो उस चक्कर में वो आपको फुल डिमोटिवेट कर देता है। इसमें कोई और आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब एक तेज होने की जरूरत नहीं होती, या वो चीज नहीं होती। एक बस आप मुस्तकिल मिजाज हो, दूसरा आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने वाले बन जाएं कि यार अगर अगला कोई आपकी चीज में से नुक्स निकाल रहा है ना, तो इसके पीछे इसकी मेंटेलिटी क्या है, ये क्यों ऐसा बिहेवियर मेरे साथ कर रहा है। कोई आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा, तो वो क्या मतलब कि रीजन क्या है उसके पीछे। तो जब आप इन चीजों को बिहाइंड द सीन समझना शुरू कर देंगे, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। सही। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, स्किल वाले, बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम भी दिया, और बड़ी आपकी मोहब्बत, बड़ी नवाजिश, और आपने ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें हमें बताई किस तरह काम किया जाता है। वंस अगेन थैंक यू, आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और यकीनन आपने हमारे नौजवानों को, हमारे वो दोस्त जो ज़िंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी रहनुमाई का ज़रिया बने होंगे। ये थे हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा भाई, स्किल वाले, रावलपिंडी बिजनेस टास्क सेंटर से। मैं हूँ राना जाहिद तुर्की वाला, और इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और ये किस तरह करेगा, जब हमारे नौजवान मैशियत के मैदान में आएंगे, जब हमारे नौजवान हुनरमंद होंगे, स्किल वाले होंगे, जिस तरह मुस्तफ़ा भाई हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।